नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी रात को अकेले सफर करने की हिम्मत न करें। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, गुजरात के अहमदाबाद से। बीते 10 सालों से सड़कों पर घूम रहा हूं, माल लादकर एक शहर से दूसरे शहर। रात के समय ही ट्रक चलाना पड़ता है क्योंकि दिन में ट्रैफिक जैम और पुलिस की चेकिंग होती रहती है। लेकिन ये रातें, अरे भाई, कभी कभी लगता है कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बनी, कुछ और भी है यहाँ जो अंधेरे में सांस लेता है। मैंने कभी किसी को अपनी ये बातें नहीं बताई, लेकिन आज रात जब ये सब कुछ हुआ, सोचा शायद लिख दूं, वरना ये बोझ मेरे सीने पर हमेशा दबा रहेगा। ट्रक का नाम है भोलेनाथ। पुराना है लेकिन मजबूत। आज रात मैं मुंबई से अहमदाबाद लौट रहा था। लोड था ऊपर तक, लोहे की रॉड्स, भारी भारी। शाम को मुंबई से निकला और रात के करीब 9 बजे तक पहुंचा नेशनल हाईवे 48 पर। वही पुराना राजमार्ग जहां बड़ौदा के पास जंगल शुरू हो जाते हैं। हवा ठंडी थी, लेकिन गर्मी का असर अभी बाकी था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, ये रातें ये मौसम। अचानक रेडियो में खरखराहट हुई और टूटी फूटी आवाज आई, रमेश रुक जा, रुक जा। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, दिल धक से रह गया। कौन बुला रहा था मेरा नाम? रेडियो तो बंद था। मैंने स्विच ऑफ किया, लेकिन आवाज फिर आई, रमेश भाई, पीछे मत देखना, लेकिन रुक जा। सिट्टी बज गई मेरी। केबिन में अकेला था मैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए हो। बाहर अंधेरा घना था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को चीर रही थीं। मैंने सोचा शायद भ्रम है, थकान की वजह से। लेकिन तभी पीछे से कुछ खटका, जैसे कोई भारी चेन ट्रेलर के नीचे घसीट रही हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन आईने में मेरी अपनी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने काजल पोत दिया हो। अरे बाप रे, मैंने चीख मारी। ट्रक स्टार्ट किया, एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन इंजन खांसने लगा। स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं बढ़ रही थी। और तभी शुरू हुई वो रात जो शायद कभी खत्म न होगी, या शायद अभी भी चल रही है। मैंने रेडियो जला दिया, कुछ भी सुन लूं ताकि अकेलापन कम हो। लेकिन स्टेशन पर सिर्फ स्टैटिक था, बीच बीच में कोई फुसफुसाहट, रमेश आजा, आजा मेरे पास। मैंने रेडियो पटक दिया। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? चिल्लाया मैंने। जवाब में बस हवा के झोंके और सड़क पर उड़ते पत्तों की खड़खड़ाहट थी। जवाब में हवा ने सड़क पर पत्तियां उड़ाई। करीब 10 किलोमीटर आगे एक बोर्ड दिखाई दिया, वेलकम टू घोस्ट टाउन। नहीं, शायद गलत पढ़ा, वेलकम टू घाट लोडिया। लेकिन बोर्ड पर काले पेंट से कुछ और लिखा था, मृतकों का स्वागत। मैंने अपनी आंखें मलीं। बोर्ड सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया। घाट लोडिया, वही गांव जहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। ट्रेन पटरी से उतर गई थी, 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। तभी सड़क किनारे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल, हाथ फैलाए खड़ी थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रात के इस वक्त मैंने ट्रक रोका। भाभी कहां जाना है? मैंने पूछा। वो चुपचाप केबिन में चढ़ गई। ठंडी थी बहुत, जैसे बर्फ का टुकड़ा। अहमदाबाद, बोली। आवाज मीठी थी लेकिन खोखली। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आईने में देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें खाली। नाम क्या है भाभी? मैंने हिम्मत करके पूछा। सीता, उसने कहा। तुम्हारा? रमेश। वो धीमी हंसी हंसी, हंसी में ठंडक थी, जैसे हवा में कोई साया घूम रहा हो।
अच्छा रमेश, तुम्हें पता है ना, ये सड़क श्रापित है। मैं हंस दिया, लेकिन हंसी फीकी पड़ गई। क्या बकवास है ये? सीता ने गंभीर होकर कहा, साल भर पहले एक ट्रक ड्राइवर यहां से गुजर रहा था। नाम था किशन। वो भी अकेला था। रात के 12 बजे उसे एक औरत मिली सड़क पर। सफेद साड़ी में, हाथ फैलाए उसने लिफ्ट मांगी। किशन ने उसे ट्रक में बिठा लिया, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर औरत ने कहा, मुझे उतार दो, मेरी मंजिल आ गई। किशन ने देखा, कोई गांव नहीं, सिर्फ खंडहर। औरत अचानक गायब हो गई। सुबह किशन का ट्रक सड़क पर पलटा मिला, लेकिन उसका शव बिखरा हुआ था, और सबसे भयानक, उसकी गर्दन पूरी 360 डिग्री मुड़ी हुई थी। मैंने सिट्टी बजा दी। और ये सब? मैं कांपते हुए पूछा। सीता हंसी। हंसी में ठंडक थी, जैसे हवा में कोई साया घूम रहा हो। सच, और वो औरत मैं हूं। अचानक केबिन में ठंड बढ़ गई। सांसें धुंध सी निकल रही थीं। मैंने देखा, उसके पैर जमीन से लटक रहे थे। कोई हड्डियां नहीं, सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। रमेश, रुक जा, मेरी बारी है, वो चिल्लाई, और उसके लंबे नाखून मेरी गर्दन पर चुभ गए। मैंने पैनिक में ब्रेक मारा। ट्रक सड़क से फिसल गया, लेकिन वो गायब हो गई। कैबिन में सिर्फ उसकी साड़ी का एक टुकड़ा बचा था, खून से सना, मेरा ही खून। ट्रक फिर चल पड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, गर्दन पर गहरी खरोंचें। मैंने पानी डाला, लेकिन खून रुक ही नहीं रहा। हवा में फुसफुसाहट थी, रमेश भाग मत, हम इंतजार कर रहे हैं। रेडियो पर फिर वही फुसफुसाहट, रमेश भाग मत, हम इंतजार कर रहे हैं। हम? कौन हम? अगले टर्न पर एक आदमी दिखाई दिया, धोती कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी, हाथ में एक पुरानी खुरदरी लाठी। भाई साहब, लिफ्ट दोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो बिना कुछ कहे चढ़ गया। नाम? मैंने पूछा, नजरें उस पर टिकाते हुए। गोविंद, उसने संक्षेप में जवाब दिया। कहां जा रहे हो? घर। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, तुम्हें डर लग रहा है ना? अच्छा है, डर ही तुम्हें बचाएगा, लेकिन कभी कभी डर भी मार देता है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? वो मुस्कुराया, लेकिन हंसी में अजीब ठंडक थी। ये सड़क, यहां हर किलोमीटर पर एक कहानी दबा है। 1 किलोमीटर पर वो ट्रक जो आग में जल गया, ड्राइवर जिंदा, और उसकी चीखें अभी भी सुनाई देती हैं। दूसरे किलोमीटर पर वो बस जो खाई में गिर गई, यात्रियों के शव अभी भी वहीं सड़ रहे हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी भी ठंडी लग रही थी। कहानियां हैं ये, लेकिन क्या तुम्हारी कहानी भी बन जाएगी? इतना कहते ही ट्रक अचानक हिचका, इंजन बंद, बाहर अंधेरा घना। मैंने देखा, गोविंद गायब। कैबिन में सिर्फ उसकी साड़ी का एक टुकड़ा बचा था। मैंने बाहर निकला, सड़क सुनसान। दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मासूम अपने माता पिता को पुकार रहा हो। पर ना कोई घर था, ना कोई आवाज का स्रोत, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। मैं भागा, पागलों की तरह, जंगल की तरफ। घुप अंधेरे में एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। अंदर से वही रोना, मम्मी, पापा। मैं हिम्मत करके अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन फर्श पर ताजा खून के धब्बे फैले हुए थे, और बीच में एक पुरानी गुड़िया। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे अंधेरे का कुआं। अचानक गुड़िया का सिर मेरी तरफ घूमा। रमेश अंकल, खेलोगे? मैं चीख पड़ा और भागा। किसी तरह ट्रक तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन तभी मेरी नजर स्पीडोमीटर पर पड़ी। नंबर उल्टे चल रहे थे, जैसे समय पीछे जा रहा हो। घड़ी ने दिखाया रात 1:30 बजे। मैं थक चुका था, लेकिन रुकना नामुमकिन था। उसी वक्त
फोन बजा। यहां नेटवर्क ही नहीं था, फिर कॉल कैसे? स्क्रीन पर अननोन नंबर। मैंने कांपते हाथों से रिसीव किया। हेलो। उधर से आवाज आई, मेरी ही आवाज। रमेश, याद है ना मुझे? मैं सन्न रह गया। कौन? तुम्हारा भाई सुरेश। वो हादसा भूल गया? मेरा दिल धक से रह गया। 5 साल पहले यहीं इसी सड़क पर सुरेश ट्रक से टकरा गया था। मैं ड्राइव कर रहा था नशे में। अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन अंदर का अपराध बोध वो आज तक मुझे खाता रहा। सुरेश, तू? हां भाई, मैं ही हूं। आजा, माफ कर दे। फोन कट गया। मैंने कांपते हाथों से आईना देखा और जम गया। पीछे की सीट पर सुरेश बैठा था, सिर फटा हुआ, खून बहता हुआ। भाई रुक, बात कर। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक पलटने वाला था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन डैशबोर्ड पर ताजा खून टपक रहा था और खून से लिखा था सुरेश। उसी पल ट्रेलर से आवाजें आने लगी, भयानक चीखें, जैसे दर्जनों लोग अंदर कैद हों। हड्डियां टूटने की, लोगों के चिल्लाने की आवाजें। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो ट्रेलर के लोहे की रॉड्स अपने आप हिल रही थीं, जैसे किसी को कुचल रही हों। मैंने पीछे जाकर देखा, ट्रेलर का ताला कसकर बंद था, लेकिन अंदर से काले हाथ, लंबे नाखून वाले, दरवाजा खींच रहे थे। खोलो, खोलो रमेश। मेरी रूह कांप गई। मैं भागकर ट्रक में बैठा, गियर बदला और स्पीड दी, लेकिन सड़क बदल चुकी थी। हाईवे गायब, चारों तरफ सिर्फ घना, दम घोटता जंगल। याद आया ढाबे पर सुनी हुई वो कहानी। 100 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने ब्राह्मण के बेटे को कुचल दिया था और ब्राह्मण ने श्राप दिया था, इस सड़क से जो भी गुजरेगा वो मरेगा और उसकी आत्मा मेरी सेवा करेगी। तब तो यह अफवाह लगती थी, लेकिन आज मैं उसी श्राप में फंसा था। अचानक ट्रक के पहियों से चिंगारियां निकलने लगीं, जैसे आग भड़क उठी हो। मैंने ब्रेक मारा, बाहर निकला और जो देखा, खून जम गया। पहियों के नीचे इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, खोपड़ियां, पसलियां और टूटी टांगें, और बीच में एक सिर पड़ा था, ब्राह्मण का। उसकी आंखें अचानक खुली, खून से भरी मुस्कान फैल गई। स्वागत है रमेश, अब तू मेरा नया दास बनेगा। मैं चीख पड़ा और भागा जंगल की तरफ, लेकिन वो जंगल जीवित था। पेड़ों की मोटी शाखाएं जमीन से सांपों की तरह उठ रही थीं। उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया, पत्तियां फुसफुसा रही थीं। रुक रुक, कहीं मत जा। मैं तड़पता रहा, लेकिन तभी दूर से ढोल की आवाज आने लगी, धीरे धीरे नजदीक आती हुई, जैसे कोई शादी का जुलूस। पर इस अंधेरे सूने जंगल में शादी का जुलूस? मैंने आंखें फाड़ी। अंधेरे में धुंधली परछाइयां नाच रही थीं, ढोल, नगाड़े और औरतों की कर्कश हंसी। एक भूतिया बारात मेरी ओर बढ़ रही थी। लालटेनें जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी काली थी। वहां एक बारात दिखी, दुल्हन सफेद साड़ी में, दूल्हा काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। संगीत बज रहा था, लेकिन उसमें शोक की चीखें घुली थीं। रमेश, आजा बारात में, दुल्हन ने पुकारा। चेहरा उठाया, वो सीता थी। फिर भीड़ में गोविंद दिखा, उसके बगल में सुरेश। तीनों मिलकर नाच रहे थे, लेकिन उनके पैर उल्टे थे, एड़ियां ऊपर और सिर नीचे झूलते। मैं घबरा कर भागा, ट्रक तक पहुंचा, लेकिन ट्रक बदल चुका था। भोलेनाथ की जगह अब सामने लिखा था यमराज। मैंने इंजन स्टार्ट किया, स्पीड दी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, केबिन में लाशें गिरने लगी। पहले सीता की, फिर गोविंद की, फिर सुरेश की। सब सड़े गले शव मेरे ऊपर गिरते हुए। ठंडी बर्फ जैसी देह। सुबह होने वाली थी, लेकिन सूरज उगा ही नहीं। आसमान काला और बादल लाल हो चुके थे। मैंने सोचा बस पहुंच जाऊं अहमदाबाद, लेकिन सड़क लूप में बदल चुकी थी। बार बार वही जगह, वही बोर्ड, घाट लोडिया, और सड़क पर फिर वही औरत, लेकिन अब अकेली नहीं। सैकड़ों औरतें, सब सफेद साड़ियों में, हाथ फैलाए। ट्रक घिर गया।
मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज मेरी ही चीख बन गई। अचानक ट्रेलर का दरवाजा खुला, अंदर गहरा अंधेरा, फिर सैकड़ों हाथ बाहर निकले मुझे खींचते हुए। आजा रमेश, परिवार में। मैंने चाकू निकाला, काटता गया, लेकिन हाथ बढ़ते ही गए। एक हाथ ने मेरी आंखें नोच डाली। अंधेरा, असीम दर्द, फिर गर्दन पर चाबुक, गोविंद की लाठी। सुरेश ने ठंडी बाहों से गले लगाया। सीता ने होंठों पर चुंबन दिया, लेकिन उसमें सिर्फ खून का स्वाद था। ट्रक फिसला, खाई में गिरा। गिरते हुए मैंने ऊपर देखा, मेरे ही ट्रक पर कोई और ड्राइवर बैठा था और ट्रक फिर सड़क पर दौड़ रहा था। पीछे से गूंज आई, अगली बारी तेरी है रमेश, इंतजार कर। अब मैं यहां हूं, खाई के तल पर, ट्रक के मलबे में, लेकिन जिंदा हूं या मर चुका पता नहीं। हाथ पांव कट चुके हैं, फिर भी कोई दर्द नहीं, और ऊपर सड़क पर लिफ्ट मांगने वाले और आते जा रहे हैं। अब मेरी बारी है। मैं उठ चुका हूं, सफेद धोती में, हाथ फैलाए, अगले ट्रक का इंतजार। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी खौफनाक कहानियां ला सकूं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी सुनने के बाद आप शायद कभी रात को अकेले सफर करने की हिम्मत ना करें। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उम्र करीब 40 साल, चेहरा सख्त और आंखों में सड़कों की धूल बसी हुई थी। उसने देश के कोने कोने में माल ढोया था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो रातें जब सड़कें सुनसान होती थीं और सिर्फ उसके ट्रक का इंजन और रेडियो की आवाज उसका साथ देती थी। लेकिन एक रात जो उसने कभी नहीं भुलाई, उसकी जिंदगी बदल गई। ये बात सर्दियों की थी, जब रमेश को एक मालवाहक ट्रक लेकर दिल्ली से लखनऊ जाना था। माल जल्दी पहुंचाना था, इसलिए उसने रात को ही निकलने का फैसला किया। रास्ता था NH-27, जो ज्यादातर सुनसान इलाकों से होकर गुजरता था। रमेश ने अपने ट्रक की जांच की, टैंक फुल करवाया और अपने पुराने रेडियो को चालू करके निकल पड़ा। रात के करीब 11 बजे थे और कोहरा धीरे धीरे सड़क पर पसर रहा था। पहले कुछ घंटे सब ठीक रहा। रमेश ने रेडियो पर पुराने गाने सुने और अपने पुराने दोस्तों की यादों में खोया रहा। लेकिन जैसे ही वो एक जंगल के पास पहुंचा, रेडियो में अचानक खरखराहट शुरू हो गई। उसने डायल घुमाया, लेकिन हर स्टेशन पर बस शोर था। बेकार रेडियो, उसने बड़बड़ाते हुए से बंद कर दिया। अब सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज थी और बाहर का सन्नाटा। रमेश ने देखा कि सड़क पर कोहरा गाढ़ा हो रहा था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। उसने ट्रक की स्पीड कम कर दी। तभी उसे सड़क के किनारे कुछ हलचल दिखी। उसने गौर किया, एक औरत सफेद साड़ी में, सिर झुकाए सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। रमेश को लगा शायद कोई मदद मांग रही हो। उसने ट्रक रोका और खिड़की से झांका। मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। औरत ने सिर नहीं उठाया। रमेश को कुछ अजीब लगा। उसने फिर से पूछा, लेकिन फिर भी सन्नाटा। उसने सोचा शायद कोई पागल औरत होगी और उसने ट्रक स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब वहां नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। कहां गई वो? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद रमेश को फिर से वही औरत दिखी। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी।
रमेश ने जल्दी से ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये औरत यहां कैसे आ गई? उसने सोचा। वो सड़क के किनारे थी और अब बीच में। उसने हॉर्न बजाया लेकिन औरत टस से मस नहीं हुई। रमेश ने गुस्से में खिड़की से सिर निकाला। हटो यहां से, मरना है क्या? वो चिल्लाया। तभी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। रमेश की सांसें थम गई। उसका चेहरा नहीं था, बस काले गहरे गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, हालांकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। रमेश ने डर के मारे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर छू रही हो। रमेश अब पसीने से तर था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि उसे धीरे चलना पड़ रहा था। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक औरत की सिसकने की आवाज आने लगी। मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो। यह आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। रमेश ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। उसने रेडियो का तार खींच दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। यह क्या हो रहा है? रमेश ने बड़बड़ाया। उसका दिल अब काबू से बाहर था। तभी उसे अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। उसने सोचा शायद माल खिसक रहा हो। उसने ट्रक रोका और पीछे जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो ट्रक के पीछे पहुंचा, उसने देखा कि ताला खुला हुआ था। उसने तो ताला लगाया था, फिर ये कैसे खुला? उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ माल के डिब्बे थे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंधेरे में से घूर रहा हो। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइवर सीट पर बैठ गया। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से चलाने लगा। अब उसे सिर्फ लखनऊ पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपने दाएं तरफ की खिड़की पर कुछ हलचल दिखी। उसने नजर घुमाई। वही औरत उसी सफेद साड़ी में ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी गति ट्रक जितनी तेज थी और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। रमेश की चीख निकल गई। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन औरत गायब नहीं हुई। वो अब खिड़की के और करीब आ रही थी। तू कौन है? मुझे छोड़ दे, रमेश चिल्लाया। तभी औरत की सिसकने वाली आवाज ट्रक के अंदर गूंजने लगी। तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन उसकी बातों से उसका दिमाग सुन्न हो गया। रमेश ने ट्रक को एक ढाबे के पास रोका। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर रुके हुए थे। रमेश ने भागकर उनसे मदद मांगी और सारी बात बताई। एक बुजुर्ग ड्राइवर जो वहां चाय पी रहा था, उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। बेटा, तुम जिस रास्ते से आए हो वो भूतिया मोड़ के नाम से मशहूर है। कई साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत की हत्या हुई थी। कहते हैं वो एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी थी, जिसे उसके पति ने माल ढोने के दौरान मार दिया था। तब से उसकी आत्मा उस रास्ते पर भटकती है और जो भी ड्राइवर वहां से गुजरता है उसे दिखाई देती है। रमेश ने कहा, लेकिन मैंने तो कभी किसी को नहीं मारा। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हारा ट्रक पुराना है? शायद किसी और ड्राइवर ने उस ट्रक में कुछ किया हो और उसकी आत्मा अब उस ट्रक को ढूंढ रही हो। रमेश को याद आया कि उसका ट्रक सेकंड हैंड था। उसने उसे 2 साल पहले खरीदा था। क्या वाकई उस ट्रक का कोई पुराना इतिहास था? रमेश ने उस रात ढाबे पर रुकने का फैसला किया, लेकिन सुबह जब वो ट्रक के पास गया तो उसे कुछ और ही दिखा। ट्रक के पिछले हिस्से में जहां माल रखा था, दीवार पर खून से लिखा था, मुझे छोड़ दो। रमेश का दिल बैठ गया। उसने तुरंत ट्रक बेचने का फैसला किया और उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया। लेकिन कहते हैं जो भी उस ट्रक को खरीदता है उसे रात में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। और रमेश, वो अब ट्रक ड्राइविंग छोड़ चुका है, लेकिन रात को जब वो अकेला होता है उसे लगता है कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है, सिसक रहा है और कह रहा है, तूने मुझे मारा।
तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।